हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द जर्नी ऑफ नोबल प्रोफेशन। तो आज हम कंप्लीट करेंगे अपनी पहली यूनिट 1। स्टार्ट करते हैं। नेटफ्लिक्स सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो इस यूनिट से आपके 11 क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली नीट में पूछे जाते हैं। 44 मार्क्स आते हैं इसमें। तो यूनिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट में आपको पूरे 4 चैप्टर्स हैं। द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो ध्यान रखिएगा कि ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्टली कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 11 क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको, 44 मार्क्स। तो इसको आप बिल्कुल भी ध्यान में रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। 44 मार्क्स हैं इस यूनिट से आपको डायरेक्टली नीट में। और बायो कितने मार्क्स का है आपको बता दें, 360 मार्क्स का है। और आप पूरी सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करिए, आपके 355 पक्का आने ही हैं। ओके, ये आपको एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी क्या है? आपका गॉड है। जितने भी एम्स में मेरे दोस्त लोग या जो भी हैं वो एनसीईआरटी से ही गए हैं। 360 भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बट आप सिर्फ एनसीईआरटी करिएगा। और एग्जाम्पलर को बिल्कुल भूलिएगा नहीं, एग्जाम्पलर को ध्यान में रखिएगा। एनसीईआरटी का वही पार्ट है, उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। तो यूनिट 1 जान लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है पहले, क्योंकि इस यूनिट 1 की जो समरी है उससे भी क्वेश्चंस आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। इसको मैंने रेड कलर से क्यों किया? क्योंकि आपसे डायरेक्टली पूछा जा चुका है और ये पूछा भी जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बायोलॉजी क्या है? विज्ञान है। बायोलॉजी क्या है? विज्ञान है। किनका? लाइफ फॉर्म का। जीवन कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे जीवन चल रहा है। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एंड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या बोला? जो लिविंग वर्ल्ड है काफ़ी जो है डाइवर्सिटी है, क्या विविधता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। जैसे आप देख सकते हैं कि चींटियाँ हैं, मिलीपेट्स हैं, बहुत अलग अलग वैरायटीज़ हैं। तो वही बोल रहा है कि विविधता है। अर्ली मैन कुड ईजली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें क्या बोल रहा है? जो अर्ली मैन्स थे वो इनएनिमेट का मतलब जानते हैं आप? इनएनिमेट का मतलब है नॉन लिविंग, जिसमें क्या हो? जीवन ना हो। इनएनिमेट, नॉन लिविंग। बायोलॉजी के टर्म्स को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसे बीच बीच में पूछ जाएंगे तो आप उसको भूल जाएंगे। अर्ली मैन डिफाइड सम ऑफ द एनिमेट मैटर, wind, sea, fire, etc. and some among the animals and plants. A common feature of all such inanimate and animate objects were the sense of awe or fear that they evoked. क्या है? इनमें क्या थी? एक सिमिलैरिटी थी कि ये जो है जो भी लिविंग है या नॉन लिविंग है, उन्हें क्या था? सेंस था। The description of living organisms including ह्यूमन बीइंग बिगैन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। क्या है? ह्यूमन्स का जो भी डिस्क्रिप्शन था या लिखा हुआ या जो पुराने सोर्सेज मिलते हैं वो बहुत बाद में मिले हैं। सोसाइटीज़ विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। तो क्या है? पहले ज़माने का क्या बता रहे हैं कि जो पहले था लोग क्या इसमें कम इंटरेस्टेड थे और उनके पास इसके बारे में कुछ ही जानकारी थी। और आज है हमारे पास पूरा हायरार्की क्या है, पूरे टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, सबका क्या है? एक मेथड है स्टडी करने का, सिस्टमैटिक वे है। तो वो उनके पास पहले नहीं था। सिस्टमैटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल्ड सिस्टम और आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन आउट नेसेसिटी डिटेल्ड सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सिस्टमैटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें क्या करना था? आइडेंटिफिकेशन करना था। और नॉमेनक्लेचर का क्या होता है? नामकरण। और क्लासिफिकेशन, उनको क्लासीफाई करना था, किस कैटेगरी में फॉल करते हैं या उनकी फैमिली क्या है। The biggest spine of such study was the recognition of sharing of similar among living organism both horizontally and vertically. और horizontally vertically का जान लीजिए। horizontally क्या है? ये लेटा हुआ H horizontally, और ऐसे ऊपर जाना क्या है? vertically. That all present day
that all present day living organism are related to each other and also to living organism ever lived on this earth। तो क्या बोल रहे हैं, आज के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। जैसे कि घर में क्या होते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, बकरी पालते हैं, भैंस पालते हैं। तो जो भैंस है या बफेलो है वो हमसे क्या, हम उसको फूड देते हैं, वो हमें क्या देती है, डेयरी प्रोडक्ट्स देती है। तो सबकी क्या है, एक रिलेशन है। और जो नहीं रहे हैं, जो क्या हो गए हैं, जिनका एक्सटेंशन हो गया है, वो भी हमारे एक जीवन में पहले महत्वपूर्ण होते थे। वॉज रेलिवेशन विच हम्बल्ड मैन एंड लेड टू कल्चरल मूवमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और यही सारे स्टेप्स थे जो हमें क्या, कल्चरल मूवमेंट और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की ओर क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो है कल्चरल क्या है, कहीं कहीं क्या है, पालन ही है, पूरा उनका कल्चर चला आ रहा है, मतलब प्रथा चली आ रही है कि उनको भैंस पालनी है या बकरियां पालनी है। तो ये क्या है, एक तरीके से हमारी जो मतलब क्या है, विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको बचाने का तरीका ही तो है। और इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट अ डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स प्लांट फ्रॉम टैक्सोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव। टैक्सोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है कि कैसे उनको डिटेल्ड में क्या किया गया है, बताया गया है, किनको स्टेप में कौन सी कैटेगरी में फॉल किया गया। टैक्सोनॉमिस्ट कौन है, द पर्सन हु कैटेगराइज ऑर्गेनिज्म ऑन द basis of characters। okay, तो मैंने जैसा बताया कि जो रेड कलर है वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपके नीट में पूछे गए हैं उसके लिए होगा, और ग्रीन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कलर का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट humble and noble person, that is Ernest Mayr। Born on 5 July 1904 Kempten, Germany। Ernest Mayr, इनका नाम क्या था, अर्नेस्ट मायर था। तो ये कहाँ के थे, द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हु हैज़ बीन कॉल्ड डार्विन ऑफ द। इन्हें किससे मतलब सम्मान दिया गया था, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। क्योंकि ये क्या थे, 100 साइंटिस्ट में जो मतलब क्या एक थे, 100 जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे उनमें इनका एक नाम था। मायर जॉइंट द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। और ये आपसे जो है डायरेक्ट जो है नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2012 में। मायर जॉइंड हार्वर्ड्स फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज इन 1953 एंड रिटायर्ड 1975। ये ज़रूरी नहीं है बट इसको बहुत ज़रूरी याद रखना है। इनको टाइटल क्या मिला था, इनको टाइटल क्या मिला था, अगेसिस, अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरेट्स। और इनके ये क्या थे, इन्होंने कौन कौन से मतलब जो है फील्ड में जो रिसर्च की थी, टैक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड द हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायो। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको क्या बोलते हैं, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ये भी शायद आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, इसको ध्यान रखिएगा बिल्कुल। इन 2015 तो अब देख लेते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ कौन कौन से प्राइजेस थे। द बल्जन प्राइज इन 1983, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 एंड क्रेफोर्ड प्राइज। ईयर को याद रखने की ज़रूरत नहीं है पर ये नाम बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल एज इट इज़। द बल्जन प्राइज नंबर 1, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, नंबर 1 is the Balzan Prize, second one is International Prize for Biology। आपकी जो ये खाली स्पेस दिया होता है उसका ज़रूर यूज़ करिए, दोबारा लिखिए ताकि ये आपको क्या लगे, इंपॉर्टेंट लगे, हाईलाइटेड दिखना चाहिए आपको। और एनसीईआरटी को एकदम रट लीजिए, 2-3 बार इसको पढ़िए, एग्जाम्पलर लगाइए, बस इतना आपके लिए इनफ है। टाइम बचे तो लास्ट में आप जो है इसके लिए आगे जा सकते हैं। सो ही इज़ ऑल्सो कंपेयर्ड एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। और ये क्वेश्चन आपसे 2016 में पूछा जा चुका है, और ये ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी 2015 में।
ध्यान रखिएगा, आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि नीट में क्या होता है आपसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो बिल्कुल नहीं आएगा। और जो आपके साइंटिस्ट के डिस्क्रिप्शन है उनको छोड़ना नहीं, उनको ज़रूर पढ़ना है। तो आते हैं चैप्टर 1 पे, द लिविंग वर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो समरी है आपसे कहती है कि अपना जो लिविंग वर्ड है कितना अमेजिंग है। वंडरफुल का मतलब क्या होता है? अद्भुत, याद रखिएगा। द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट cooperation among members of a population and among population of a community or even the molecular traffic inside a cell make deeply reflect us on what indeed is life। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो भी इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट होते हैं या जो भी लोगों की मीटिंग्स होती हैं, पॉपुलेशन है, ये हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि आखिर ज़िंदगी है क्या। तो जो बायोलॉजी है आपको फ़िलोसफिकली जो है बता नहीं सकती है कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, पर आपको ये ज़रूर बता सकती है कि आपका जन्म कैसे हुआ है। तो बायोलॉजी क्या है? आपने जैसे पहले पढ़ा, बायोलॉजी द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आपको जो है इसमें फ़िलोसफिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछेगा व्हाट इज़ लिविंग, क्या है, क्यों है, ये नहीं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ लिविंग? When we try to define living, we conventionally look for distinctive characters exhibited by living organisms। जैसे कि आप जानते हैं कि लिविंग वही होता है जिसके पास क्या होता है? ग्रोथ होता है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग कहते हैं। और जैसे कि आप देखते होंगे टेबल है, वो ग्रोथ नहीं करती है ना रिप्रोड्यूस करती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन लिविंग। तो ये क्या है? इसके डिफाइनिंग फीचर्स हैं। फीचर से हम पता लगाते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। वन कैन ऐड और भी फीचर्स हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमरजेंस। जैसे कोई इमरजेंसी आ गई तो हम लोग वहाँ से क्या करते हैं? भागते हैं। सेल्फ रेप्लिकेट, ह्यूमंस के बेबीज़ होते हैं तो वो मतलब क्या होता है? अपने जैसे को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। तो ये क्या है? एक एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट है। मेटाबॉलिज्म होता है, जो भी डाइजेशंस है, केमिकल प्रोसेस बॉडी के अंदर चलती हैं, इसी को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब क्या लिखा है? चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। आपने कभी किसी नॉन लिविंग चीज़ को ग्रो करते हुए देखा है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। मतलब क्या है? आपकी ग्रोथ होती है तो मास भी बढ़ता है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में भी क्या नंबर में बढ़ोतरी आती है। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है? एक सेल से दूसरी सेल, तीसरी से चौथी, ऐसे क्या होता है? इसी को क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। तो हमारा जो ग्रोथ है, जितने हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमारा ग्रोथ जो होती है कैसे होती है? सेल डिवीजन से। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोज बाय सेल डिवीजन। इसको बिल्कुल मत भूलिएगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करते हैं? बाय सेल डिवीजन। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। तो जैसा आप देख सकते हैं कि पेड़ों में क्या होता है? वो पूरी लाइफ ग्रो करते हैं। मान लीजिए आपने कोई उसकी लकड़ी, कोई तना काट दिया तो वो क्या होता है? दोबारा ग्रो कर जाता है। तो मतलब क्या है? जो प्लांट हैं वो अपनी पूरी लाइफ में क्या करते हैं? ग्रोथ को शो करते हैं। पर उसी जगह अगर हम लोग देखें, हम लोगों की क्या है? सर्टेन एज है, तो वहीं तक हम लोग ग्रो करते हैं। उसके बाद हमारी जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। However, cell division occur in certain tissues to replace lost cell। हाँ, माना कि हमारी जो ग्रोथ है रुक जाती है, पर मान लीजिए आपको चोट लग गई तो उसको रिकवर करने के लिए आपकी जो बॉडी है वो क्या करती है? सेल डिवीजन करती है। क्यों करती है? ताकि जो आपका जो मतलब जो लॉस्ट टिश्यूज़ हैं उनको दोबारा रिकवर कर सके। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। अब क्या कह रहे हैं? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी क्या है? सेल डिवीजन से ही ग्रो करते हैं। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर। इन विट्रो कल्चर आप समझ सकते हैं मतलब क्या है? आउटसाइड द बॉडी, इन विट्रो। चलिए मैं लिख देती हूँ साइड में, इन विट्रो, आउटसाइड द बॉडी, दैट इज इनसाइड अ टेस्ट ट्यूब। ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपने सुना होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसी का एग्जाम्पल है।
In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive event. That is very important. That can be asked directly. तो इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है. क्या है? Higher animals and plant growth and reproduction are mutually exclusive event. डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, इसी से बनते हैं. One must remember that increase in body mass is considered as growth. तो जैसे कि आप देखते हो आपका वेट बढ़ जाता है या आपकी जो है हाइट बढ़ जाती है, तो इसको क्या है, एक ग्रोथ का ही क्या है, ये फीचर है. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरियन ऑफ ग्रोथ. जैसे कि आप देख सकते हैं पंखा होता है, उसके ऊपर क्या होती है, एक धूल की लेयर चढ़ जाती है, तो क्या वो लिविंग हो जाता है? नहीं, बट उस पर क्या होता है, मास का जो होती है लेयर चढ़ती रहती हैं, तो ये एक क्या हो जाती है, एक तरीके की ग्रोथ हो जाती है. जैसे कि आप जानते हैं माउंटेन्स होते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी हाइट जो है क्या रहती है, बढ़ती रहती है. उस पर क्या रेत लगी, उसकी हाइट थोड़ी सी क्या हो गई, बढ़ गई. पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो ग्रोथ है वो क्या हो गई, मतलब जो है ग्रोथ है तो वो लिविंग है, बिल्कुल नहीं. ग्रोथ क्या है, एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है. मतलब क्या है, ग्रोथ से हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है. दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जीबिशन बाय नॉन लिविंग इज़ बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल ऑन द सर्फेस. तो मैं क्या बोल रही थी, सरफेस पे कोई मटीरियल का एक्यूमुलेशन हो गया. एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना. चलिए मैं लिख देती हूँ एक्यूमुलेशन. एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है, इकट्ठा होना. Growth therefore cannot be taken as defining property of living organism. इसीलिए हम लोग ग्रोथ को क्या करते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं. क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ग्रोथ तो नॉन लिविंग भी हो रही है, तो आप लिविंग को फिर क्या बोलेंगे. इसलिए हम लोग ग्रोथ को क्या नहीं लेते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में इसको मतलब क्या शामिल नहीं करते हैं. कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू एक्सप्लेन एंड देन अंडरस्टूड इन अ कैरेक्टरिस्टिक लिविंग सिस्टम. चलिए छोड़ते हैं. रिप्रोडक्शन. चलिए रिप्रोडक्शन जान लेते हैं कि क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है. इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बिल्कुल. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स. प्रोजेनी का मतलब जान लीजिए. प्रोजेनी का मतलब क्या होता है, प्रोजेनी generation. Reproduction refers to the production of progeny possessing feature more or less than to the those of parent. जैसे कि आप देखते हैं, आप क्या बिल्कुल अपने पेरेंट्स के तरीके से थोड़े से उनसे क्या है, डिफरेंट हैं, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, ये क्या है, रिप्रोडक्शन है. तो आप क्या है, उनकी प्रोजनी है, जनरेशन. जब आपके बच्चे होंगे तो वो आपकी मतलब प्रोजनी होंगे. ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो. जैसे कि आप जानते हैं फंजाई है, एल्गी है, तो ये सब क्या है, एक तरीके से क्या एसेक्सुअल मीन्स, ये मतलब क्या, इसमें दो पार्टनर्स की ज़रूरत नहीं होती है, अकेले भी क्या हो जाता है, डिवाइड कर जाता है. इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट, हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग. अब क्या है, बोल रहा है कि हम लोग जो है किस में, ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट एंड हाइड्रा में आपसे पूछा सकता है किस तरीके का डिवीजन होता है, तो क्या है, बडिंग है. इन प्लानेरिया दैट इज़ फ्लैटफॉर्म वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन. तो ये कैसे होता है, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म. मतलब क्या, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है. मान लीजिए कोई पार्ट क्या है, टूट गया, तो वो फिर से क्या होता है, जनरेट हो जाता है. द फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेज ऑल ईजिली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन. तो फंगाई है, एल्गी है और मॉसेज हैं, ये कैसे होते हैं, फ्रेगमेंटेशन से. आपसे पूछ लिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिवाइड बाय द फ्रेगमेंटेशन, तो आपको मान लीजिए फंजाई दे दिया गया, एल्गी दे दिया गया, मॉसेज दे दिया गया और ईस्ट दे दिया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, ईस्ट होगा. ईस्ट में क्या होता है, बडिंग होता है. इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं. When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae और amoeba, reproduction is synonymous with growth. मतलब क्या है, ग्रोथ होती रहेगी और साथ में क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा. दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स. ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और एमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ. किसके साथ है, ग्रोथ के साथ में रिप्रोडक्शन भी होता है और ग्रोथ भी होता है. We have already defined growth as equivalent to increase in number, cell number or mass. And we notice that in single cell organism we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproduction.
तो क्या है, अब मान लीजिए कि कोई सिंगल सेल है, उसमें ग्रोथ मान लीजिए हो रही है पर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ जो है लिविंग्स हैं जो क्या नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कि म्यूल्स मान लीजिए, स्टेराइल वर्कर बीज मान लीजिए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, कुछ लोग होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं। तो वो भी क्या है, क्या वो नॉन लिविंग है? लिविंग है, बट इसीलिए हमारे लिए क्या हो जाता है, जो रिप्रोडक्शन है वो भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। रिप्रोडक्शन, देखिए यहाँ पे लिखा है, रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है, इसको हम पूरी तरीके से मतलब ट्रू नहीं मान सकते हैं कि रिप्रोडक्शन होगा तो वो लिविंग ही होगा। ऑफ कोर्स अ नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाई इटसेल्फ। कोई भी नॉन लिविंग थिंग है वो अपने हाथ से क्या ग्रोथ नहीं कर सकता है, ना ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है, अपने जैसा कोई बच्चा या ऑफ स्प्रिंग। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ मेटाबॉलिज्म। चलिए अब जानते हैं कि क्या जो मेटाबॉलिज्म है क्या ये एक लाइफ का डिफाइनिंग फीचर है। चलिए लेट्स स्टार्ट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। तो आपको जैसे पता है कि आपके बॉडी को क्या थोड़े थोड़े केमिकल चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी को उसकी नीड होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। These chemical small and big belonging to the various classes, size, functions, etc. तो जैसे कि आप जानते हैं पेड़ होते हैं, उन्हें नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो सबके लिए केमिकल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, अलग अलग है। और यही क्या होते हैं, बाद में बायोमोलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई पटेटो का पेड़ होता है तो उसमें क्या होता है, आपको स्टार्च मिलता है, तो वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हमें वहाँ से क्या एक बायोमोलिक्यूल मिलता है। कैरेट है, वो क्या करती है, दूसरे जो भी केमिकल्स हैं उसको विटामिन ए में कन्वर्ट कर लेती है। तो सारे जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं। दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। देखिए जैसे मैं बोल रही थी, मतलब क्या कन्वर्जन्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस का या मेटाबॉलिक रिएक्शंस का। देर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा डाइजेशन होता है वो भी क्या होता है, केमिकली ही होता है। तो आप जैसे कि बैठे हुए हैं तो आपकी बॉडी क्या है, अंदर अंदर क्या कर रही है, केमिकल प्रोसेस कर रही है, तभी तो आपका फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑल प्लांट्स, एनिमल, फंजाइज, माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो क्या बोल रहा है, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, लिविंग है। द सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। मतलब क्या है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में होती हैं वो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। आपने कभी देखा है कि टेबल क्या करती है, कोई केमिकल रिएक्शन करती है, नहीं करती है। कोई पेन ले लीजिए, वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, बिल्कुल नहीं करता। मतलब क्या है, वो नॉन लिविंग है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। मतलब क्या है, मेटाबॉलिज्म हम कोई जैसे बॉडी है वो पूरी तरीके से कवर्ड नहीं, उसमें भी मेटाबॉलिज्म देख सकते हैं। एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नीदर लिविंग और नॉन लिविंग। तो जैसे कि आपने IVF सुना होगा, तो वो भी क्या है, एक एग्जाम्पल है। जब तक वो क्या होती, सेल बाहर होती, ना ही वो लिविंग होती है ना ही नॉन लिविंग होती, पर वो जब बॉडी के अंदर जाती है, जब वो ओवा होता है, वो फीमेल में रखा जाता है, तो क्या होता है, वो लिविंग हो जाता है। वाइल मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शंस। मतलब क्या है, ये क्या है, एकदम ट्रू प्रॉपर्टी है। मेटाबॉलिज्म लिविंग बीइंग ही शो करेंगे, तो ये क्या होगा, एकदम करेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि जिसका भी मेटाबॉलिज्म होगा वो क्या होगा, लिविंग होगा। ग्रोथ और जो आपका रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन वाइट्रो और नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। तो मैं जैसे बोल रही थी, जैसे कि इन विट्रो है, मतलब IVF आपने सुना होगा, कॉमनली जिस नाम से जाना जाता है, तो वो क्या है, लिविंग रिएक्शंस है, ना कि नॉन लिविंग थिंग है। Hence, cellular organization of the body is the defining feature of all life forms। मतलब क्या है, जिसके पास सेल हैं वो क्या होगा, लाइफ फॉर्म, मतलब क्या है, जिंदा होगा। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organism is the ability to sense their environment or surrounding and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical or biological।
और आपने देखा है कभी किसी टेबल को चोट लगती है? नहीं लगती, बट हमें लगती है, और हमें पता चलता है कि गर्मी है, कि सर्दी है, ठंडा है मौसम है या गर्म है। तो क्या करते हैं, जो लिविंग बींग्स होते हैं वो इन्वायरमेंट को क्या कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं। मतलब क्या होता है, उनके पास अपने आप को जानने का या जो इन्वायरमेंट को सेंस करने का तरीका होता है, उनके पास क्या होती है, कॉन्शियसनेस होती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। वी सेंस आर इन्वायरमेंट थ्रू आर सेंस ऑर्गन्स। हम अपनी जितनी भी और इन्वायरमेंट है उनको किससे करते हैं, सेंस ऑर्गन से। जैसे कि आप देख रहे हैं तो आई से देख रहे हैं। 5 टाइप के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज, ईयर, नोज, टंग। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। तो जो प्लांट है वो भी लिविंग है, तो वो भी लाइट, वाटर, टेम्परेचर और अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स पे भी क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। मान लीजिए कि लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वाटर नहीं है तब भी नहीं होगा। मान लीजिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। तो क्या इसका मतलब है, प्लांट जो है इन फिजिकल फीचर्स पे क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryote can sense and respond to the environmental cues। जैसा कि आप जानते हैं कुछ एनिमल्स होते हैं वो क्या हाइबरनेशन में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट उनके लिए क्या नहीं होता है, सूटेबल नहीं होता है, तो वो अपने आप को क्या करते हैं, हाइबरनेट कर लेते हैं। तो ये मतलब क्या है, एक उनका रहने का तरीका है, वो इन्वायरमेंट को क्या कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर ग्रोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब क्या, फोटो पीरियड मतलब है जैसे मान लीजिए लाइट बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करती है, रिप्रोडक्शन को भी इफेक्ट करती है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, एनिमल होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडी। सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जानते हैं कि कौन सा केमिकल यूज़फुल है, कौन सा नहीं है, तो उसको वो प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी सराउंडिंग्स को क्या करते हैं, जानते हैं। ह्यूमन बीइंग इज़ ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। मतलब क्या है, जो बकरी है उसे कुछ नहीं पता है अपने बारे में, पर जो ह्यूमन बीइंग है उन्हें सब कुछ पता है, अपनी लाइफ को कहाँ ले जाना है, कैसे रहना है मुझे। तो मतलब क्या है, इन्हें सेल्फ कॉन्शियसनेस है, इन्हें अपने बारे में ख्याल है कि मुझे क्या करना है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, अच्छा बुरा। Who is aware of himself, that has self-consciousness. Consciousness becomes the defining property of living organisms. मान लीजिए लकड़ी है, आप उसको काटिए तो कोई भी फ़र्क उस पर नहीं पड़ने वाला है, बट वही जगह किसी ह्यूमन को चोट लग जाए तो उसको क्या लगता है, फ़र्क पड़ता है, उसको दर्द होता है। तो मतलब क्या है, उसको अपने बारे में पता है कि मुझे चोट लग गई है। तो यही प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस कहलाता है। When it comes to human beings, it is all the more difficult to define the living state. पर वही बात है, अभी तक हम लोगों ने जितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, कॉन्शियसनेस पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, ग्रोथ पढ़ा, तो इसमें क्या था, हम बता रहे थे कि कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कौन सी नहीं है। बट पर जब ह्यूमन बीइंग की बात आती है तो ये मतलब थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए कोई पर्सन है वो कोमा में है, तो उसके जो भी लंग्स हैं, हार्ट हैं, उसको जो भी है उसकी लाइफ मतलब क्या आर्टिफिशियली मतलब जो है प्रोवाइड कराई जा रही है। तो वो पर्सन क्या होता है, ब्रेन डेड होता है। तो उस पर्सन की क्या नहीं होती, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉन लिविंग है, वो लिविंग है। तो कॉन्शियसनेस मतलब एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बट जो पर्सन कोमा में होते हैं तो वो भी क्या है, लिविंग है, नॉन लिविंग नहीं। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं जो सेल की प्रॉपर्टी होती है वो टिश्यू में नहीं होती, पर जो टिश्यू होता है वो तो सेल से ही बना होता है। These interaction result in emergent properties at a higher level of organization। मतलब क्या, ये जो इंट्रैक्शंस हैं मतलब जो दिखाते हैं इमरजेंट, मतलब क्या, ज़रूरी प्रॉपर्टी को कहाँ दिखाते हैं, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में दिखाते हैं। These phenomena is true in the hierarchy of organizational complexity or at all levels। मतलब क्या, जितने भी फिनोमेनाज हैं, अपने जितने भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, मतलब क्या है, वो हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, बनावट। वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इसको चलिए हाईलाइट करते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब क्या, इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। वो बात आपसे यहाँ पे बोलिए कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मान लीजिए किसी को करंट लग गया तो वो क्या, उसको सेंस कर सकता है कि हाँ मुझे करंट लग गया है।
बायोलॉजी, इसको अंडरलाइन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। आपसे क्या पूछा जा सकता है ये बताइए। बायोलॉजी को कैसे डिफाइन करेंगे, आपको मल्टीपल डेफिनेशंस दी जा सकती हैं, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड क्या है, मतलब कि जो विविधता है, आप देख सकते हैं कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो कितनी है। इसको बिल्कुल एकदम, इसको अलग कलर ले लेते हैं। 1.78 से लेके 1.8 मिलियन क्या है, स्पीशीज़ हैं। इनकी रेंज कहाँ तक है, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक। तो ये जो है आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे, तो इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। आपसे जो है बिल्कुल एकदम सटीक, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आ सकता है, नीट में आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। दिस रिफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी और द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। मतलब बायोडाइवर्सिटी क्या है कि मतलब कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो हैं अर्थ पर प्रेजेंट हैं। 2010 में आया है। एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हम लोगों ने पढ़ा 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक क्या है, स्पीशीज़ हैं किनकी, प्लांट और एनिमल्स की। तो हम अपने लोकल एरियाज़ में ये देखते हैं कि कितने ढेर सारे हैं। तो अगर उन्हें पूरे वर्ल्ड में जानना है कि ये प्लांट यहाँ पर है, इसका क्या नाम होगा, तो इसलिए बायोलॉजिस्ट ने क्या डिसाइड किया कि इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे, एक प्रॉपर नाम देने का तरीका, इसी को क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। There is a need to standardize the naming of living organisms such that the particular organism is known as the same name all over the world. Nomenclature का मतलब क्या है, आपको सेम नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। जैसे कि प्लांट है, आप जानते हैं कि पोटैटो है, मान लीजिए इंडिया में पोटैटो कहते हैं, बाहर कुछ और कहते हो, तो इसलिए उसका नाम जो है बायोलॉजिकल नाम देना बहुत ज़रूरी था, ताकि हम उससे क्या कर सकें, आइडेंटिफिकेशन कर सकें। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे जो नॉमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इसको भूलना नहीं है। अब नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी, नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत इसलिए पड़ी आइडेंटिफिकेशन के लिए। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहचानना। कैसे पहचानेंगे कि ये पोटैटो ही है और ये मैंगो है। तो इसको नाम देने के तरीके जो हैं, एक जो बायोलॉजी के लिए था, मतलब बायोलॉजी है पूरी बॉटनी, बॉटनी मतलब प्लांट्स, बॉटनी का मतलब क्या होता है, मैं लिख देती हूँ साइड में, जिन्हें ना पता वो ध्यान दें। बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स। एंड जूलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसको याद रखना है, सारे टर्म्स को ध्यान में रख के चलना है, ताकि आपको बायोलॉजी क्या इजी लगे। ऐसे आप बीच बीच में मान लीजिए आएंगे तो आप इससे क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे। तो आपसे ये जो है देखिएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर ICBN, किसके लिए, प्लांट्स के नेमिंग के लिए कौन सा प्रिंसिपल या फिर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ, यहाँ पे किसका फ़र्क है, ऑफ का और फॉर का, इसको भूलना नहीं है, ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसको अंडरलाइन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है आपका, फुल फॉर्म में, तो इसको ध्यान में रखना है, बिल्कुल एज इट इज़ लर्न करना है। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। मतलब क्या है, साइंटिफिक नेम है या जूलॉजिकल नेम है, ये हमें मतलब क्या पक्का बताते हैं कि हर जगह यही नाम चलेगा, कहीं कोई चेंज नहीं होगा। और यही जो नॉमेनक्लेचर होता है वो दो कंपोनेंट से बना होता है, वन इज़ जेनरिक नेम एंड द अदर इज़ स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट को दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका क्या है, स्पीशीज़, यहाँ पे लिख देती हूँ, स्पीशीज़ से भी जानते हैं। तो जो जेनरिक नेम होता है आपका किसके द्वारा दिया गया था, ये जो आपका नेमिंग सिस्टम है उन्होंने दिया था कैरलस लीनियस ने। साइंटिस्ट का क्या नाम है, कैरलस लीनियस। प्रैक्टिस्ड बाय द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन्हीं के जो नेमिंग है, नॉमेनक्लेचर है, वो पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। तो जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं मैंगो का, देख सकते हैं मैंगो आपको दिया हुआ है, मैंगो का एग्जांपल है। तो मैंगो का क्या नाम है, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगी क्या है, व्हाट इज मैंगी, मैंगी इज जेनरिक नेम। पहला नाम क्या है, जेनरिक नेम, एंड द सेकेंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशीज़। तो एक जो नॉमेनक्लेचर से जो नाम बना है उसके दो कंपोनेंट है, एक जो है जेनरिक नेम है एंड अदर इज स्पेसिफिक एपिथेट।
लेट अस सी हाउ इट इज़ रिटन। चलिए पढ़ लेते हैं। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। मतलब क्या है, जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स हैं उन्हें कैसे लिखा गया है, तो दूसरे नाम से भी जानते हैं स्पीशीज़। कॉमन नेम क्या है, स्पीशीज़। स्पीशीज़ का मतलब होता है किस, मतलब जो है जाति के हैं। तो जो बायोलॉजिकल नेम है उनको जनरली किससे लिखा जाता है, लैटिन में लिखा जाता है। और इटैलिक्स, इटैलिक्स का मतलब क्या है, टेढ़ा। जैसे कि मैं अपना आई बनाना चाहूँ तो आई कैसे, ये मान लीजिए आपने लिखा है तो ये इटैलिक नहीं है, बट आपने इसी को क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया, तो ये आपके क्या होगा, इटैलिक। इटैलिक का मतलब क्या है, हल्का सा टेढ़ा। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑरिजिन। मतलब क्या है, इन्हें लगभग सारे जितने नाम हैं उनको लैटिन में लिखा गया है। ठीक है। द फर्स्ट वर्ड ना बायोलॉजिकल नेम, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो पहला वर्ड है वो क्या है, जीनस है या जेनरिक नेम है। और सेकंड कंपोनेंट है वो क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशीज। और जीनस की जगह क्या कर सकते हैं, जेनरिक नेम, जेनरिक नेम। अब जब, और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप प्रिंटेड में देखते हैं तो आपको क्या इटैलिक में मिल जाएगा, बोल्ड लेटर्स में मिल जाएगा, बट जब इसको हैंड रिटन करते हैं तो इसको कैसे करते हैं, पहला जो वर्ड होता है उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। पहला जो वर्ड होता है, पहला लेटर कैपिटल में और सारा स्मॉल में, और उसको क्या करते हैं, जैसे मैंगी फेरा है, मैंने अपने हाथ से लिखा तो मैं बिल्कुल एज इट इज़ लिखूंगी, पर इनको कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। कब, जब आप इसको क्या करेंगे, व्हेन हैंड रिटन। और ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा, इससे आपसे स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। नेम ऑफ द ऑथर्स अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम इज रिटन इन द एब्रीवेटेड फॉर्म। जैसे कि मैं बताऊं कि आपको मैंगी फेरा, मैंगो के जो ऑथर हैं उनका नाम लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, मैंगी फेरा, तो बिल्कुल मैंगी फेरा इंडिका लिख दीजिए। बाद में क्या ऐड करेंगे, लिन। आपसे पूछा जा चुका है इसी का, मैंगी फेरा इंडिका लिन के बारे में, कि ऑथर का नेम क्या होगा। बाद में 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। मान लीजिए कि होमो सैपियंस बोलेगा, ऑथर का नेम बताए तो होमो सैपियंस लिन। और ये एल जो है वो क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, ध्यान रखिएगा, LINN, लिन। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन पे। कैरलस लीनियसनेस को दिया था, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिन करते हैं। जो भी नॉमेनक्लेचर दिया गया था वो कैरलस लीनियस ने दिया गया था, तो इन्हीं को जो है, जो भी मतलब ऑनर देने के लिए ऑथर का नाम क्या लगता है बाद में, मतलब लिन। तो हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्लासिफिकेशन क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी है तो उसको स्टडी करना क्या है, बहुत कठिन है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो चलिए क्लासिफिकेशन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि क्या है, मतलब बहुत कठिन है सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ पढ़ना, इसीलिए हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। अब क्या है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। मतलब क्या, जैसे कि जो कैरेक्टर्स हम देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, जैसे कि आपने कुत्ते को देखा तो आपको क्या दिखेगा, कुत्ता ही दिखेगा, ना ही बिल्ली नहीं दिखेगा आपको। तो ये क्या है, उसका एक कैरेक्टर है, कि मतलब क्या, उसकी एक बनावट है। तो यही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा, obviously one of us will see dogs not cat. Now we were to think of Alsatians. Alsatians क्या होते हैं, मतलब trained dogs। ये क्या होते हैं, trained dogs, ध्यान रखिएगा, trained dogs। okay, next, similarly suppose we were to say mammal, you would of course think of mammal with external ears and body hair। तो मैमल को अगर आप देखेंगे, अगर आप बात करेंगे मैमल्स की, तो आप क्या देखेंगे, उनके क्या है, एक्सटर्नल ईयर्स हैं और बॉडी हेयर है। और एक और मैमल्स का वो होता है, वो क्या है, मेमोरी ग्लैंड। जितने मैमल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। Likewise in plant, if we were to talk of wheat, the picture of each of our mind will be of wheat plant, not of rice। मतलब क्या है, हम लोगों का एक तरीके से क्लासिफिकेशन है कि अगर आप वीट का मतलब क्या, गेहूं का पेड़ देखेंगे तो आप चावल का पेड़ नहीं देखने लगेंगे। तो यही सब जो हमारे पहचानने का तरीका है, इसी को क्या कहते हैं,
टेक्सा बोलते हैं, मतलब क्या, जिस कैटेगरी में रखा गया। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टेक्सा, मतलब जो भी कैटेगरीज है उनको क्या कहा गया, टेक्सा कहा गया। जो प्लांट हैं, एनिमल है, वो अलग अलग लेवल पे क्या, अलग अलग मतलब क्या कैटेगरी शो करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, टेक्सा कहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा, सारे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में रखा जा सकता है। यही प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है, टेक्सोनॉमी कहलाता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies। अब आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए कि मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ के बेसिस क्या हैं, तो वो कौन कौन से हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल development process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies। ये सारे क्या है, आधार होते हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ का। हैंस इसीलिए क्या है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। मतलब क्या है, कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या है, मतलब उसके अंदर क्या खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक है, आइडेंटिफिकेशन पहचान, क्लासिफिकेशन जिनमें उनको बांटा गया है, नॉमेनक्लेचर नाम। तो ये सारे क्या हैं, बेसिक हैं। बेसिक मतलब आधार है किसका, टेक्सोनॉमिक का। टेक्सोनॉमी कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं जो अर्ली ह्यूमंस थे वो टेक्सोनॉमी हर चीज़ को कैसे डिवाइड करते थे, अर्ली ह्यूमंस थे तो वो कैसे डिवाइड करते थे कि जो है मतलब अपने यूज़ पे, ऑफ देयर ओन यूज़, की वो क्या यूज़ करते थे, फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है। जैसे क्या करते थे, पहले एनिमल्स को मार के उनकी खाल पहनते थे। तो ये सब क्या थे, उनके यूज़ के बेसिस पे उनका क्या था कि मतलब उन्होंने अपनी क्या कैटेगरी को डिवाइड करके रखा था। यही क्या हो जाता है, टेक्सोनॉमी। चलिए पढ़ते हैं। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो किस पे था, तो वो था यूजेस पे, कि उनका कैसा यूज़ था, क्या यूज़ करते थे, कैसे वो रिलेशन को शो करते थे। ह्यूमन बीइंग वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज। जो ह्यूमन बीइंग है वो मतलब पहले से ही मतलब उत्सुक रहा है जो ऑर्गेनिज्म और उनकी मतलब विविधता को जानने के लिए और उनके संबंधों के बारे में जानने के लिए। इसी को क्या बोलते हैं, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर टू एज सिस्टमैटिक्स। यही जो स्टडी है इसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसी के आधार पे सिस्टमैटिक्स से जो अपने लीनियर्स जो थे उन्होंने क्या पब्लिकेशन, अपना जो पब्लिकेशन किया था उसका नाम रखा था सिस्टमे नेचुरे। अंडरलाइन कर दूँ, इम्पॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप but involves hierarchy of step in which each step represent a rank और कैटेगरी। रैंक और कैटेगरी का मतलब क्या है कि मतलब आपको जो भी मतलब क्लासिफिकेशन है उसमें हर एक चीज़, मतलब ये नहीं कि कोई एक नाम दे दिया उसी से आपका क्लासिफिकेशन हो गया, नहीं, हर एक चीज़ की क्या है, रैंक दी गई। हर एनिमल को और प्लांट को क्या एक रैंक है उसकी, और यही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। सिंस द कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। मतलब क्या है, जो अरेंजमेंट है टेक्सोनॉमिकली वही क्या कहलाता है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाता है। ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट अ टेक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप। ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब क्या है, हर एक कैटेगरी का एक यूनिट का मतलब क्या होता है, पार्ट है। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली नोन एज टैक्सॉन। मतलब क्या है, जो एक यूनिट है उसी का क्या नाम दे देते हैं, टैक्सॉन। और मतलब क्या है, जिसको जो रैंक मिली है वही उसकी क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। इंसेक्ट्स represents a group of organisms sharing common feature like 3 pair of jointed leg। मतलब क्या है, अब इंसेक्ट जो है एक कैटेगरी है उसमें उनको रखेंगे, उनका जो क्या है एक बेसिक जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर का मतलब क्या, पहचान है, क्या है, 3 pair of jointed leg।
मतलब क्या, उनके पास 6 मतलब क्या जुड़े पैर होंगे। 3 पेयर मतलब 1 पेयर मतलब 2। इट मीन्स insects are recognizable concrete object which can be classified and thus we given a rank or category। तो उसी तरीके से हमने जो इंसेक्ट को उनकी कैटेगरी दे के रखी है कि उनकी कैटेगरी क्या है, इंसेक्ट है, या उनकी जो रैंक है। तो बार बार वही बात बोल रही हूँ कि कैटेगरी डिनोट्स रैंक। कैटेगरी क्या दिखाती है, रैंक दिखाती है। ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। वही पुरानी बात है आपसे कि जो एक टैक्सॉन है या रैंक है वो क्या दिखा रही है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दिखा रही है। These taxonomic group categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। मतलब क्या है, बायोलॉजिकल एंटिटीज़ को भी दिखाती है कि मतलब वो बायोलॉजिकली कैसे अलग हैं या कैसे मतलब सिमिलर हैं, ना ही सिर्फ उनके फिजिकली, उनके जो अंदर जो प्रोसेस होती हैं, उनका जो रहने का तरीका है वो भी मतलब क्या एक टैक्सोनॉमिक का ग्रुप का क्या है, पार्ट है। अब जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ हैं उन्होंने क्या किया, कौन कौन सी कैटेगरी जो है वहाँ पे बनाई, तो वो कौन कौन सी 5 कैटेगरी हैं, 7 है। किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। मतलब जितने भी प्लांट है, एनिमल है, उनकी जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी वो क्या है, स्पीशीज़ है। इसको याद रखिएगा, प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीशीज एज द लोवेस्ट कैटेगरीज। मतलब स्पीसीज क्या है, सबसे छोटी कैटेगरी है। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है, हमें अगर किसी को क्लासीफाई करना है तो उसके बारे में हमें मतलब पता होना चाहिए, उसके कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, और उसके ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब उससे कौन रिलेट करते हैं, और यही हमें क्या मतलब हेल्प करते हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटी। डिससिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, जो कैरेक्टर्स ना मिलने वाले हों। और इसी जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, इसको याद करने का तरीका है फ्रॉम हायर टू लोअर, दैट इज कैपिकोफगस। के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली, G फॉर जीनस, S फॉर स्पीशीज़। ये आपसे डायरेक्ट जो है नीट 2022 में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। मैं इसको बोल्ड लेटर में लिख दे रही हूँ। 2023 में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बार आपसे क्या पूछा जाएगा, लोवेस्ट टू हायर पूछ सकते हैं, तो इसको भूलना नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे से याद रखिए इसको, ठीक है। कैपिकोफगस, KPCOFGS। मैं फिर से लिख दे रही हूँ साफ साफ, KPCOFGS, हाई टू लो। लेट्स स्टार्ट विद द स्पीशीज़। व्हाट इज स्पीशीज़? स्पीशीज़ क्या है, कैटेगरीज का सबसे छोटा ग्रुप है, सबसे छोटी कैटेगरी है, सबसे क्या है, लोअर यूनिट है। लेट्स स्टडी टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज नोन एज स्पीशीज़। मतलब क्या है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है या इंडिविजुअल है, उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, इम्पॉर्टेंट सिमिलैरिटीज़ है, वही क्या कहलाते हैं, स्पीशीज़ कहलाते हैं। तो चलिए, आप वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज़ फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। मतलब क्या है, एक स्पीशीज़ दूसरे से कैसे मिलती जुलती है या उसमें क्या डिफरेंस है। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है फिजिकल, कैसा दिखता है। जैसे कि कुत्ते हैं, कुत्ते के बड़े बड़े कान होते हैं तो वो क्या अलग है, बिल्ली है उसके मूछें बड़ी बड़ी होती हैं, तो उसका क्या है, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। उसी तरीके से मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबरसम, पोटैटो, पैंथरा, लियो, और ये लास्ट वाले हैं लियो, इंडिका, ट्यूबरसम, ये सब क्या है, स्पीशीज़ हैं। स्पीशीज़ या स्पेसिफिक एपिथेट, वैसा ऐसे लिखा है यहाँ पे। ऑल 3 नेम्स इंडिका, ट्यूबरसम, लियो, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। और पहला नाम जो होता है मैंगीफेरा, सोलेनम, पैंथरा, ये क्या शो करते हैं, जेनर या फिर जीनस। जीनस जो क्या है, ये एक हायर लेवल है कैटेगरी का। ईच जीनस में हैव मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब क्या, एक जीनस के एक से ज़्यादा भी क्या स्पीशीज़ हो सकती हैं। मतलब क्या, पहला नाम सेम रहेगा, स्पीशीज़ चेंज हो जाएगी,
तो वो कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। तो जैसे कि पैंथरा है, पैंथरा लियो है तो वो लॉइन को दिखाएगा। और पैंथरा टाइग्रिस लगा दूँ, मैं स्पीशीज़ को चेंज कर दूँ तो वो क्या मतलब कौन सा एनिमल हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा। उसी तरीके से सोलेनम ट्यूबरसम हो गया तो पोटैटो, पर सोलेनम के आगे मैंने क्या कर दी, स्पीशीज़ चेंज कर दी, नाइग्राम लगा दिया। तो आप जानते होंगे एक मतलब गाँव में पाया जाता है, छोटा छोटा होता है, रेड रेड कलर का, वो क्या होता है, मकोइया होता है। एंड मेलोगेना इज ब्रिंजल, ठीक है। तो अगर आप सोलेनम मेलोगेना लिखेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, ये ब्रिंजल हो जाएगा। तो उसी तरीके से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कौन सी स्पीशीज़ में आते हैं, ह्यूमन बींग्स जो आते हैं वो सेपियंस स्पीशीज़ में आते हैं, विच इज़ ग्रुप्ड इनटू जीनस, मतलब होमो क्या है, जीनस है। अब होमो के बाद में कुछ और लगा दीजिए तो दूसरी उसके होमो की मतलब क्या, दूसरा जो एनिमल है वो बन जाएगा। द साइंटिफिक नेम दस ह्यूमन बींग इज रिटन एज होमो सैपियंस। तो उसी तरीके से ह्यूमन बींग का जो नाम है वो क्या लिखते हैं, होमो सैपियंस। होमो क्या है, जीनस है, और सैपियंस क्या है, सैपियंस इज स्पीशीज़। तो चलिए जानते हैं जीनस क्या है। जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genre। मतलब क्या है, जो स्पीशीज़ है वो थोड़ी सी कम जो मतलब सिमिलैरिटीज़ को शो करता है, पर जो जीनस होता है वो हायर लेवल पे थोड़ी और कैटेगरीज जो है मतलब उनको सिमिलैरिटी को शो करता है। वी कैन से दैट जेनर आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। मतलब क्या है, जो उसके आसपास जो बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होंगे वही क्या होता है, उसका जेनर होता है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज़ बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। मतलब क्या है, जैसे कि पोटैटो, आप देख सकते हैं पोटैटो के लिए जो हमारी स्पीशीज़ थी वो क्या थी, ट्यूबरसम थी, और ब्रिंजल के लिए क्या थी, मेलोगेना। तो मतलब क्या, दोनों की स्पीशीज़ तो अलग है पर जो जीनस है वो क्या है, सेम है। मतलब क्या, वो अपनी कोई हायर लेवल जो प्रॉपर्टी है उसको सेम दिखा रहे हैं। उसी तरीके से लायन, पैंथरा लियो एंड पैंथरा पार्डस। पैंथरा पार्डस मतलब लेपर्ड। मतलब क्या, इन दोनों की भी स्पीशीज़ क्या है, चेंज हैं, बट दोनों की जो जीनस है वो क्या है, सेम है। एंड टाइगर दैट इज पैंथरा टाइग्रस। मतलब टाइग्रस भी क्या है, अलग स्पीशीज़ है, बट पैंथरा जो इनका जीनस है वो क्या है, सेम है। इनके पास मतलब क्या, कुछ कॉमन फीचर्स जरूर होंगे, तो इसीलिए इनको ऑल स्पीशीज़ क्या है, हेंस ऑल स्पीशीज़ ऑफ द जीनस, मतलब सारी स्पीशीज़ का जो जीनस है वो क्या है, पैंथरा है। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट। मतलब क्या, ये जो जीनस है ये किससे अलग है, फेलिस। फेलिस में कौन फॉल करता है, कैट्स आती हैं। चलिए पढ़ते हैं अब इसके बारे में। फैमिली, इनको एग्जाम्पल को याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कौन कौन से मतलब जो हैं जिनका जीनस सेम है पर उनकी स्पीशीज़ क्या है, अलग अलग हैं। तो लायन, लेपर्ड और टाइगर। और प्लांट में क्या है, पोटैटो एंड ब्रिंजल, दैट इज सोलेनम। ओके, फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू द जीनस एंड स्पीशीज़। मतलब क्या, फैमिली थोड़ी जीनस और स्पीशीज़ से थोड़ी बहुत ही कम जो है मतलब क्या शो करती हैं, सिमिलैरिटीज़ को शो करती हैं। अब जान लेते हैं फैमिली क्या है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़। अब क्या है, फैमिली जो है क्या किसके आधार पर बांटा गया है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे। Among plants, for example, 3 different genera, Solanum, Petunia and Datura, are placed in the family Solanaceae। मतलब क्या है, तीनों की जो फैमिली है वो क्या है, Solanaceae है। इसको याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इससे आपसे एक क्वेश्चन पहले पूछा भी जा चुका है। 3 different kinds of Solanum and are placed in family Solanaceae। कौन सी फैमिली में, Solanaceae में। Among animals, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along the genus Felis in the family Felidae। मतलब क्या है, इन सब के जीनस अलग हैं, और कैट है, कैट की जो जीनस है वो क्या है, फेलिस है, बट तीनों की फैमिली क्या है, सेम है। फैमिली का क्या नाम है, फेलिडी। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इनकी जो जीनस और स्पीशीज़ तो अलग है पर जो फैमिली है वो क्या है, फैमिली का नाम क्या है, फेलिडी। Similarly, if you observe the feature of cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well। तो अगर आप एक कुत्ता बिल्ली को देखेंगे तो दोनों में क्या है, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं। दे आर सेपरेटेड इन 2 डिफरेंट फैमिली। मतलब क्या है, कैट को किस में रखा गया है, फेलिडी में।
कैट्स को किस में रखा गया है, फेलिडी में। ये क्या है, फेलिडी जो फैमिली है किसकी है, कैट्स की, और कैनिडी डॉग्स की। याद रखिएगा, फिर डायरेक्ट पूछा जाएगा कैनिडी इज बिलोंग टू द विच ग्रुप, दैट इज डॉग, एंड फेलिडी कैट्स। नेक्स्ट इज ऑर्डर। You have seen earlier that categories like species, genus and family are based on number of similar character। तो आपने पहले देखा होगा कि जितनी भी जीनस है, फैमिली है, मतलब इनमें कुछ ना कुछ जो सिमिलर है, मतलब एक तरीके से क्या एक दूसरे में मिल रहे थे। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। मतलब क्या है, जितने भी आपने ऊपर पढ़े तो सारे क्या है, एक मतलब किसी कैरेक्टर्स से क्या है कैटेगराइज किए गए हैं। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। ऑर्डर क्या है, मतलब जिन फैमिलीज में, फैमिली जो है पूरे, वो उनमें कौन कौन से उनके आसपास जो क्या सिमिलर कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनर इंक्लूडेड इन अ फैमिली। मतलब क्या है, ऑर्डर में मैंने जैसे पहले बताया है, ऑर्डर में जो है सिमिलैरिटीज़ थोड़ी सी कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू जीनस, फैमिली और स्पीशीज़। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोलेसी, सोलिनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियस मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। मतलब क्या है, ये जो फैमिली है, फ्लोरल का मतलब क्या, देखने में कैसे उनके पेड़ पौधे के पत्ते हैं, ये क्या होते हैं, फ्लोरल कैरेक्टर्स होते हैं। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। मतलब क्या, कार्निवोरा ऑर्डर बढ़ा है, मतलब ये सारे क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। तो इनकी फैमिली जो है क्लोज रिलेटेड कौन सी फैमिली है, फेलिडी और कैनिडी। मतलब क्या है, ये मांस को मतलब खाते हैं। फेलिडी क्या होगा, फेलिडी आपको पता होगा, फेलिडी क्या है, कैट, फेलिडी कैट एंड कैनिडी इज डॉग। मैं दोबारा लिख रही हूँ, उसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। देन क्लास, दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स। मतलब क्या है, सबके अंदर क्या है, मतलब जैसे कि स्पीशीज़ के अंदर क्या है, स्पीशीज़ के अंदर जीनस है, जीनस के अंदर क्या है, ऑर्डर है, देन क्लास, देन फाइलम, देन किंगडम। तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रिमेटा, प्रिमेटा जो है क्लास है, मंकी, गोरिल्ला एंड गिबोन। इन सबको किस में रखा गया, मेमिलिया में। मेमिलिया में क्यों, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स होते हैं। और ये सारे क्या हैं, कार्निवोर हैं। कार्निवोर इनका क्या है, ऑर्डर है। कार्निवोर दैट इंक्लूड एनिमल, मतलब क्या, टाइगर, कैट, डॉग, ये सारे क्या हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं। तो इनको कौन से मतलब क्लास में रखा गया है, कार्निवोरा में। देन फाइलम, कौन से फाइलम में आते हैं। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। मतलब क्या है, जैसे फिशेज़ हैं, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स हैं, ये सब क्या अदर हायर कैटेगरी को मतलब क्या करते हैं, बनाते हैं। ऑल दिस बेस्ड ऑन कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। मतलब क्या, सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब जो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है सिमिलर, उससे क्या बनता है, फाइलम बनता है। तो जैसे कि जो ये फिशेज़ हैं, एम्फीबियंस, इनके अंदर किसके अंदर नोटोकॉर्ड है या डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम है। डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम का मतलब क्या है कि उनका जो मतलब क्या है, हल्का सा खोखला पीछे की ओर। डॉर्सल का मतलब क्या होता है, पीठ की ओर। आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। इनको कौन से फाइलम में रखा गया, कॉर्डेटा में। कॉर्डेटा क्या है, जिनके पास नोटोकॉर्ड है और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम है। इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। उसी तरीके से जो प्लांट्स हैं, इन्हीं को मतलब हायर कैटेगरी में रखा गया है, क्या कहलाता है, डिवीजन कहलाता है। आप फाइलम कहिए चाहे डिवीजन की, दोनों की बात एक ही है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा मतलब क्या, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट सिमिलर जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको देखा जाता है, तो वो क्या है, किंगडम है। जैसे कि एनिमल है, एनिमल में सारे आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, कैट, डॉग, जितने भी एनिमल्स हैं। प्लांट में जितने भी, ऑल प्लांट्स। तो ये सबसे क्या है, हायर लेवल ऑफ कैटेगराइजेशन है। तो चलिए लेट्स रीड इट। ऑल एनिमल्स belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia। मतलब जितने भी जानवर हैं सबसे हायर कैटेगरी क्या है, एनिमिलिया, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। उसी तरीके से प्लांट में जितने भी सारे डिस्टिंक्ट प्लांट हैं उनको सारे सबसे बड़े मतलब जो है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में रखा गया, वो क्या है, किंगडम है। और इन्हीं को अलग अलग मतलब क्या, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के नाम से जाना जा सकता है। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, सबसे छोटी स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ के बाद क्या है, फाइलम, स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और
डिवीजन, देन किंगडम, मतलब क्या है ये सबसे ऊपर क्या है, हायर है, हायर टू हायर, और ये क्या है, लोअर। मतलब आपसे किसी भी ऑर्डर में पूछा जाए तो आप याद कर सकते हो, दैट इज कैपिकोफगस, कैपिकोफगस, बहुत इजी है, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम विद स्पीशीज, मतलब क्या है, छोटे से, छोटी कौन है, स्पीशीज, स्पीशीज सबसे छोटी है और सबसे असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो स्पीशीज से आप किंगडम में जाएंगे तो मतलब आप छोटे से बहुत बड़े वाली कैटेगरी में जा रहे हैं। दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, हाउएवर टेक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सम सब कैटेगरीज इन दिस हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा। पर ये तो हो गया, पर इसके अंदर भी जो है क्या है, पार्ट्स हैं, मतलब और भी इसके अंदर कैटेगरीज होंगी जिसको जो साइंटिस्ट ने क्या किया है, मतलब डेवलप किया है ताकि और अच्छी स्टडीज़ कर सकें। द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग, मतलब क्या है, जैसे ही आप क्या करेंगे, लोअर टू हायर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, जितनी भी उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, कॉमन कैरेक्टर हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो वही बात लिखिए, लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट मेंबर विद इन द टेक्सॉन फेयर, मतलब क्या, जितनी छोटा टेक्सा होगा या जितनी छोटी कैटेगरी ही होगी उतनी ही ज़्यादा वो क्या फीचर्स, मतलब क्या असेंबल करेंगे। असेंबल का मतलब क्या होता है, मिलेंगे। हायर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफ़िकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ द अदर टेक्सा। तो आप उसी तरीके से समझ लीजिए कि जैसे आप मान लीजिए एनिमल की बात कर रहे हैं, एनिमल जो किंगडम है उसके अंदर आप किसकी बात कर रहे हैं, फिशेस की बात कर रहे हैं, एनिमल्स में मतलब ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। तो ये जो है मतलब बहुत कम कैटेगरी मतलब जो है सिमिलैरिटी को शो करता है। जैसे कि फिशेज़ हैं वो कहाँ रहती हैं, वाटर में रहती हैं, और जो ह्यूमन है वो लैंड पे रहता है। तो मतलब क्या है, इनके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मतलब क्या है, जितना बड़ी कैटेगरी आप लेंगे आप उनके अंदर उतनी ही कम सिमिलैरिटी को ढूंढ पाएंगे। तो इसी वजह से क्या हुआ कि मतलब जो भी है बड़े मतलब हायर कैटेगरी पे जो है क्लासिफिकेशन करना क्या है, कठिन है। चलिए इस चार्ट को पढ़ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे जो है नीट में पूछे जाते हैं। चार्ट को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, कोई भी चार्ट हो एकदम आपको रटा होना चाहिए। लर्न इट। जैसे कि आपको सारा दिया, बायोलॉजिकल नेम मैन का क्या है, होमो सैपियंस है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर दिया हुआ है, इनको याद करना है आपको। मैन की जो फैमिली है क्या है, होमोनिडी है। हाउस फ्लाई की म्यूसिडी, मैंगो की एनाकार्डियेसी, वीट की पोइसी। ऑर्डर क्या है मैन का, प्रिमेटा। हाउस फ्लाई डिप्टेरा, मैंगो स्पेंडलीज, वीट पोल्स। क्लास मेमिलिया मैन की है। हाउस फ्लाई इंसेक्टा, हाउस फ्लाई क्या है, एक इंसेक्ट है, मतलब इंसेक्ट के अंदर क्या आती हैं, हाउस फ्लाइज आती हैं। मैंगो डाइकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन का मतलब क्या, जिनका बीज क्या होता है, दो पार्ट में बराबर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। वीट मोनोकोटिलेडन, मतलब क्या है, जिसके हम टुकड़े ना कर सकें। फाइलम, फाइलम मैन का क्या है, कॉर्डेटा है। हाउस फ्लाई आर्थ्रोपोडा। मैंगो एंजियोस्पर्मी, वीट एंजियोस्पर्मी, दोनों के जो फाइलम क्या है, सेम है। ये क्या है, बड़ी कैटेगरी है, तो इसमें क्या मिल रहा है आपको, थोड़ी सी सिमिलैरिटी मिल रही है। अब चलिए पढ़ते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स, मतलब क्या है, कैसे किसी चीज़ को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। टेक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल इज इन नोन ऑफ बायोरिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। तो जितनी भी टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ होती हैं वो हमें क्या मतलब करती, फैसिलिटेट करती हैं कि किन का कहाँ पे यूज़ है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, टैक्सोनॉमिकल एड्स को मतलब क्या एक स्टोर करने का तरीका होता है या आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है। दीज स्टडी वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और यही जो टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं मतलब क्या होती है, एक तरीके की स्टडी होती है जिसके बारे में क्या जानते हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि वो का मतलब क्या है, वो उसका क्या फाइलम है, कौन सा उसका क्लास है। तो ये सब हमें क्या करते हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स मतलब बहुत क्विक रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं। दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडी एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स। लेट्स अंडरलाइन इट। The collection of and is the prime source of taxonomy. It is used for the classification of organism and the information gathered in the form of along with the specimen. That is very important. You have to learn it. Identification of organisms require intensive laboratory and field studies. इसको याद रखिएगा।
Biologists have established certain procedure and technique to store and preserve information such as well as specimen. Specimen का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई जो वो है, मतलब स्पेसिमेन का मतलब होता है कोई सबूत, उनको अपने जैसे रखा हुआ है, स्टोर किया है। उस तरीके से क्या है, टेक्सोनॉमिकल एड का पहला पार्ट क्या है, हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम इज द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। मतलब क्या, हर्बेरियम, हर्बेरियम नाम से पता चल रहा है, हर्बेरियम मतलब क्या होता है, प्लांट। हर्ब मतलब क्या होता है, प्लांट, फूल, पौधे, इनका नाम होता है हर्बेरियम। तो इन्हीं को मतलब क्या होता है, इनको सुखा के, दबा के, प्रेस्ड किसी शीट में मतलब क्या प्रिजर्व कर दिया गया उनके इन्फॉर्मेशन के साथ, तो यही क्या कहलाता है, हर्बेरियम कहलाता है। दीज शीट्स आर, जैसे कि आप देख सकते हैं हर्बेरियम में सारे शीट्स में क्या है, देख रहे हैं आप, प्लांट को क्या किया गया है, प्लांट की पत्तियां हैं, अलग अलग प्लांट्स को यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और जो हर्बेरियम का जो सिस्टम है मतलब बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है, मतलब इसको मतलब मोस्ट एक्यूरेट माना जाता है। These specimen along with their description on herbarium sheet become a storehouse और repository for future use। मतलब repository का मतलब क्या होता है, एक जगह पे मतलब सब कुछ रखा हुआ है ताकि आप फ्यूचर में क्या कर सकें, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें। The herbarium sheets also carry a label providing information about date and place of collection। मतलब क्या है, हर्बेरियम में जो आपको प्लांट का स्पेसिमन तो मिलेगा ही और साथ में आपको क्या मिलेगा, डेट्स और प्लेस ऑफ कलेक्शन, मतलब कहाँ से लिया गया है और किस डेट को लिया गया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चलिए जान लेते हैं लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। इंग्लिश भी है, लोकल एंड बॉटेनिकल नेम, फैमिली एंड कलेक्टर्स नेम, किसने कलेक्ट किया है उसका भी नाम है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए आपको हर्बेरियम से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बॉटेनिकल नेम्स, फैमिली और कलेक्टर्स नेम। मतलब क्या, प्लांट की कौन सी फैमिली है। हर्बेरिया मतलब एक, ऑल्सो सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़। मतलब क्या है, आप गए कहीं हर्बेरियम में गए, हर्बेरियम तो स्टोर हाउस होता है, हर्बेरिया क्या होता है, वो जो शीट होती है उसको आप लेंगे तो क्विक रेफरल सिस्टम का मतलब क्या है, तुरंत। इसको बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। And the next taxonomical aid is botanical garden. These specialized garden have collection of living plant। मतलब क्या, यहाँ पे क्या हुए, मरे प्लांट नहीं, जिंदा प्लांट रखे जाते हैं। Plant species in these garden are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its botanical, scientific and its family। मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी प्लांट जो लगाए जाते हैं उनको किस मतलब पर्पज़ से लगाया जाता है, आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ से लगाया जाता है। इसको याद रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन पर्पस से। और उनकी जो मतलब फैमिली है उसको दिखाते हैं, साइंटिफिक नेम या बॉटेनिकल नेम, दोनों ही क्या है, एक ही चीज़ है, मतलब बायोलॉजिकल नेम। द फेमस बॉटेनिकल गार्डन आर एट क्यू इंग्लैंड। ये आपसे पूछा जाएगा, इसको याद रखिए, इसको रेड कलर से कर लेते हैं। गार्डन एट क्यू इंग्लैंड, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा and at नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज़ इन लखनऊ। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है NBRI। और ये आपसे क्वेश्चन नीट में आ चुका है, इसको मार्क कर लेते हैं। नीट 2014 में, ओके, देख लीजिएगा। और आप परेशान मत होइए, मैं आपको सारे लास्ट में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। म्यूज़ियम, बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जैसे कि आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल म्यूजियम्स मतलब क्या है, बायो से रिलेटेड जो भी म्यूजियम है, मतलब पुरानी चीज़ें। म्यूजियम का मतलब जानते ही आप, मतलब किसी चीज़ को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी और रेफरेंस। जैसे आप अपने लैब में जाते होंगे तो देखते होंगे जो मरा क्या होता है, मेंढक रखा होता है प्रिजर्व मतलब गिलास में, तो ये तरीके का क्या है, म्यूजियम है। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। जैसे मैं बोल रही थी, मतलब क्या है, जो भी एनिमल्स हैं या उनको क्या किया जाता है, किसी जार में या किसी कंटेनर में क्या करते हैं, हम प्रिजर्व किए जाते हैं किसी सोल्यूशन में, ताकि वो ख़राब ना हो, मतलब क्या, डिके हो जाते हैं। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में ऑल्सो प्रिजर्व्ड एज अ ड्राई स्पेसिमेन। मतलब क्या है, इनको कभी कभी जैसे प्लांट है वो तो सूख जाएगा, तो उनको कैसे ड्राई स्पेसिमेन के तौर पे रखेंगे। इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। मतलब क्या, उनको कलेक्ट करते हैं,
फिर मारते हैं और उसको फिर उसी में बांध देते हैं। पिनिंग का मतलब क्या है, पिन के दौरान उनको उसी में सपोर्ट कर दे ताकि वो साफ ईजिली क्या हो, विजिबल हो। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स मैमल आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व, मतलब क्या है, स्टफ्ड का मतलब क्या है, छोटा छोटा करके उनको प्रिजर्व किया जाता है। म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल टू, जैसे कि म्यूजियम्स होते हैं, जब अपने लैब होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि एक पूरा क्या स्केलेटल सिस्टम रखा होता है, तो ये भी क्या है, एक म्यूजियम का पार्ट ही है। लेट्स अंडरलाइन इट, म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू। और इसको याद रखिएगा कि लार्जर एनिमल्स को कैसे प्रिजर्व करते हैं, आर यूजुअली स्टफ्ड एंड preserved. And the zoological parks. Zoological parks, these are the places where wild animals are kept in protected environments under human care, which enable us to learn about their food habits and behavior. मतलब क्या है, zoological parks रखने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ताकि हम उनका खाने की जो तरीका है, हैबिट्स है, उनको जान सके और उनका बिहेवियर कैसा है। बिहेवियर का मतलब क्या है, व्यवहार, और उनको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि बहुत से एनिमल क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो उन्हीं को बचाने के ये क्या है, प्रयास है जूलॉजिकल पार्क्स। अब क्या बोल रहे हैं, जैसे आप जानते हैं जू, जिसको कॉमन नेम से क्या जानते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स को कॉमनली नेम से जानते हैं जू। तो जहाँ पे क्या बच्चे मतलब जाना बहुत पसंद करते हैं, उन्हीं का जो कॉमन नेम है वो क्या है, जू है। व्हाट इज़ की, लेट्स कम टू द की। की इज़ अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। मतलब क्या, जो की है वो क्या है, एक तरीके से क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल में क्या करती है, हेल्प करती है, जो कि हमें क्या करती है, उसके बारे में बताती है, सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ को बताती है। द कीज आर प्लेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन द पेयर कॉल्ड कपलेट। मतलब क्या है, कपलेट का मतलब क्या है, एक के साथ में, मतलब कपलेट क्या है, उसकी सिमिलैरिटी भी शो कर रहा है और डिससिमिलैरिटी, तो मतलब कपलेट का मतलब दो चीज़ें। तो की हमें क्या प्रोवाइड करती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, पहचान देती है, सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। मतलब क्या है, ये एक चीज़ को एक्सेप्ट करती है, दूसरी चीज़ को क्या रिजेक्ट कर देती है। मान लीजिए कि कोई एनिमल है, तो उसके अंदर की क्या एक सिमिलैरिटी उसको बताएगी, दूसरी सिमिलैरिटीज़ को उसको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या करेगी, दूसरे से कंपेयर करके बताया जाएगा। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ईच स्टेटमेंट इज इन द की कॉल्ड अ लीड। मतलब क्या, जो भी उसमें एक एक बात लिखी हुई है वो क्या कहलाती है, की कहलाती है। चलिए लेट्स अंडरलाइन इट, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड, ओके। एंड द नेक्स्ट इज कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। मतलब क्या है, कीज जो है जनरली एनालिटिकल इन नेचर है, इसको याद रखिएगा। एंड द लास्ट वन इज फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। अभी तक आपने जो पढ़े वो सारे क्या बहुत इंपॉर्टेंट जो टेक्सोनॉमिकल एड्स थे, और जो छोटे छोटे फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ जैसे हम लोग स्कूल में बनाते हैं, कुछ कैटलॉग्स होते हैं, वो क्या मतलब वो भी एक तरीके का हमें क्या मतलब प्रोवाइड करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और ये जो आपका की वाला क्वेश्चन है वो 2014 में आपसे पूछा जा चुका है, तो इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं, हर चीज़ को बराबर इंपॉर्टेंस देनी है, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैं लास्ट में आपको सारे एक एक क्वेश्चन करा दूंगी नीट के, ओके। और एनसीईआरटी से आपको एकदम स्टिक हो जाना है, कोई भी अदर बुक नहीं पढ़नी है। अगर आप बायो में 360 ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं आप। दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। मतलब क्या है, जो फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ और ऊपर के जो भी टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, ये हमें मतलब ट्रू आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फ्लोरा मतलब क्या होता है, प्लांट। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन अ गिवन एरिया। मतलब क्या है, फ्लोरा हमें मतलब बताते हैं कि उनका कहाँ तक मतलब फैलाव है, कहाँ तक प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से एरिया में कौन सा प्लांट है, तो इसमें भी हमें हेल्प करते हैं मैनुअल्स। अब जान लेते हैं मैनुअल क्या है। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स स्पीशीज फाउंड इन एरिया। मैनुअल्स में क्या मिलते हैं, किस एरिया में पाए जाते हैं, कौन से नेम मतलब जो स्पीशीज़ है। और मोनोग्राफ क्या करते हैं, एक टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। टैक्सॉन का मतलब कैटेगरी। टैक्सॉन में स्पीशीज़ भी हो सकता है, फाइलम भी हो सकता है, फाइलम और डिवीजन, क्लास भी, ऑर्डर भी, कुछ भी हो सकता है। टैक्सॉन मतलब क्या है, एक कैटेगरी या रैंक।
और समरी को बिल्कुल आप पढ़ लीजिएगा, समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूरे चैप्टर का क्या है, एकदम प्रिसाइज व्यू है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके, सो गुड बाय एंड गो स्टिक टू द योर NCERT। ऑल द बेस्ट।